दृश्य साधनों के बाद अब हम चर्चा करेंगे श्रव्य साधनों की कि हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में कौन कौन से हमारे श्रव्य साधन काम में आते हैं। दृश्य की एक लंबी लिस्ट थी, हालांकि श्रव्य की और दृश्य श्रव्य की इतनी लंबी लिस्ट नहीं है, फिर भी जितना अधिकतम आपके लिए हो सकेगा वो चर्चा हम करेंगे। अब हम जिन साधनों की चर्चा करने वाले हैं वे साधन हैं जिनको हम सुनकर के अर्थ ग्रहण करते हैं या बच्चों के सामने जब इनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो बालक सुनकर के अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए इन साधनों का नाम क्या है? श्रव्य साधन या श्रव्य सहायक सामग्री है। यानी कि इनका अर्थ जब भी कोई बालक करता है तो वो कैसे करेगा? सुन करके करता है, और सुन करके ये काम करता है वो उसकी इंद्रिय कौन सी होती है? श्रवण इंद्रिय होती है। और श्रवण इंद्रिय का मतलब कान होता है, जिसे शुद्ध हिंदी में तत्सम शब्द के रूप में आप कर्ण बोल देते हैं, यानी कर्ण द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है, अब हम उन साधनों की चर्चा कर रहे हैं जिनका बालक के सामने प्रस्तुति करने पर बालक क्या करता है? श्रवण मात्र करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे रेडियो, रेडियो के बाद हम पढ़ेंगे टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन या भाषा प्रयोगशाला। जो मुख्य हमारे साधन है उनकी चर्चा हम करने वाले हैं, है ना। आ जाइए साहब, सबसे पहला आपका होता है आकाशवाणी। पहला जो आपका साधन है, पुराना साधन भी है आपको पता है, तो इसमें सबसे पहले नाम जिसका आता है वो है आपका आकाशवाणी यानी रेडियो। आप याद कीजिए, जब हम आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले विशेष रूप से जिस साधन का प्रयोग किया जाता था, दूर गाँव में देख लो, चाहे आप बहुत दूर दराज के इलाकों में देख लीजिएगा, पहले केवल एक ही चीज़ का बोलबाला होता था जिसका नाम क्या है? रेडियो। पहले लोग बागियों हाथ में लेके चलते थे, सुनते रहते थे, क्रिकेट की कमेंट्री हो, चाहे गाने हो, गाने तराने हो, चित्रहार हो, कितना सब कुछ था। बात करते हैं साहब विस्तार से कि ये जो आकाशवाणी है यानी रेडियो है, इसका आविष्कार या इसका प्रारंभ हुआ था 1885 में। यानी रेडियो का जो आविष्कार माना जाता है वो बहुत पुराना आविष्कार है, आज की बात नहीं है, 1885 के आसपास की बात है। 1885 में रेडियो यानी आकाशवाणी की स्थापना हुई। आकाशवाणी और रेडियो वास्तव में है क्या? यदि इसको आप लिखना चाहें, समझना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर यह काम करता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा जो भी सृजित सिग्नल होते हैं, जो भी सिग्नल ये बनाता है, उन सृजित सिग्नलों को भेजने का और ग्रहण करने का काम जो करता है उसका नाम क्या होता है? रेडियो होता है। सिग्नलों को भेजना, प्रेषण करना को प्रेषण व ग्रहण करने का साधन, भेजता भी है और ग्रहण भी करता है। ग्रहण करने का साधन क्या कहलाता है? रेडियो कहलाता है भैया। क्या लिखा मैंने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जो सिग्नल बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, उन सिग्नलों को भेजने का और ग्रहण करने का कार्य जो करता है वो रेडियो होता है। अब आ जाइए, हम अपनी भाषा में शिक्षण के हिसाब से रेडियो को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना था जब टीवी, दूरदर्शन इत्यादि का बोलबाला नहीं था, जब नेट भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं थे, एंड्रॉइड फोन भी नहीं थे। उस समय विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चले थे, उस दूर दराज के क्षेत्रों की शिक्षा मानो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा मानो, या स्पेशली दूर दराज के उन शैक्षिक सुविधाओं से जो वंचित स्थान थे, वहाँ पर स्त्री शिक्षा को लेकर के क्रांति लाने का काम हमारे रेडियो ने किया। तो प्रौढ़ शिक्षा व स्त्री शिक्षा में क्रांतिकारी जो योगदान रहा, विशेष रूप से जो इसका सहयोग रहा, वो आपका कौन है? रेडियो है। प्रौढ़ शिक्षा व स्त्री शिक्षा में विशेष योगदान या उसको बढ़ावा देने का कार्य जिस साधन ने किया था, उस साधन का नाम है भाई साहब रेडियो। रेडियो के माध्यम से हम दूर दराज के जहाँ पर भी हम बैठे हैं, विराजमान हैं, वहाँ पर कई प्रकार से शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री का प्रकाशन किया जा सकता है। शैक्षणिक जितने भी कार्यक्रम हैं, शिक्षण की जितनी भी सामग्रियाँ हैं, उन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आप इसके द्वारा कर सकते हैं। प्रसारण किया जाता है, घर बैठे बालक विश्व के किसी भी कोने में या भारत के किसी भी कोने में इनको सुन करके उससे लाभ से वंचित नहीं रहता है। शिक्षा पद्धति जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। याद रखिएगा, इसके माध्यम से आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण के अवसर प्रदान करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप बच्चों के लिए सुनने के लिए आदर्श वाचन जो है इसका प्रसारण कर सकते हैं। इसके द्वारा कई सारी कविता आदि का प्रसारण आप कर सकते हैं। इसके द्वारा कई सारे पद्य मतलब जैसे श्लोक हैं, दोहा हैं, है ना, ऐसे कई सारे गीत हैं, इन सभी का आप क्या कर सकते हैं? प्रसारण आप कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से बालक को घर बैठे ही श्रवण कौशल का, किसका? श्रवण का अभ्यास आप करवा सकते हैं, श्रवण कौशल बच्चे का करवा सकते हैं, और साथ में उसके वाचन को बल भी दे सकते हैं। जब सुनेगा तो साथ में गुनगुनाएगा, तो वाचन को भी बल दिया जाता है, यानी वाचन क्रिया भी उसकी जो है अच्छी होती है, अच्छे की ओर बढ़ती है।
तो विशेष रेडियो में कुछ है नहीं नाम, नॉर्मल आप सबको पता है कि रेडियो में कुछ चीज़ें आती है, समाचार आदि आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को सुन करके बालक क्या करता है, सुनता है, और सुन करके उसका श्रवण कौशल तो विकसित होता ही होता है। इसके अलावा आजकल तो कई सारे शैक्षणिक कार्यक्रम सीधे सीधे भी रेडियो पर आने लगे हैं। 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा। जैसे कोरोना काल में जब महामारी की मार थी तो रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से कई ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम दिए गए थे जिनके माध्यम से बच्चे अपनी शैक्षणिक प्रक्रिया को थोड़ा गति दे सकते हैं, यानी इसके माध्यम से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। बस रेडियो की खास बात एक ये है कि ये बहुत ही सस्ता और सुलभ साधन है, यानी गरीब विद्यार्थी भी बस आसानी से इसको खरीद सकता है और आसानी से आपको मिल भी जाता है। तो सस्ता व सुलभ साधन है। इसलिए एक ज़माना था जब रेडियो का बहुत भयंकर बोलबाला हुआ। ये तो टीवी, दूरदर्शन और ये आजकल जो चीज़ें आई हैं इंटरनेट के माध्यम से, डिश वगैरह इन्होंने बर्बाद कर दिया। बस एक प्रॉब्लम है कि रेडियो पर आपकी एक सीमा है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि निश्चित समय पर ही आप इसको सुन सकते हैं, क्योंकि वो सारा संप्रसारण जो किया जाता है वो आपका किसी मैनेजमेंट के आधार पर किया जाता है। इसलिए कार्यक्रम क्या होते हैं, निश्चित समय आते हैं। यदि आपका समय चला गया तो फिर आप नहीं सुन सकते। आपका मन है कि 10 बजे बाद भी मुझे कोई चीज़ सुननी है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो भी कार्यक्रम हैं वो निश्चित समय पर आते हैं। इसलिए उसके हिसाब से आपको अपना एडजस्ट टाइम करना पड़ता है। इस कमी को पूरा करने के लिए, रेडियो की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आगे आविष्कार हुए, और उसमें दूसरा एक आविष्कार आया जिसका नाम है टैप रिकॉर्डर। दूसरा एक और यंत्र जिसका विकास हुआ उसका नाम है टैप रिकॉर्डर। टेप का मतलब होता है दोस्तों आवाज, और रिकॉर्डर का मतलब रिकॉर्ड करने वाला। इसको अपनी भाषा में हम थोड़ा ऑडियो टेप भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ऑडियो टेप भी कह देते हैं। और इसके अलावा इसका एक नाम और है, यदि आप याद कर सकें और याद रखें, क्योंकि हिंदी में भी तो इनको नाम याद रखना है ना भैया। इसका नाम होता है ध्वनि लेख या ध्वनि अभिलेख यंत्र, जिसमें ध्वनि का लेखा जोखा हो, यानी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जा सकता हो, संग्रह किया जा सकता हो। उस यंत्र का नाम क्या है? ध्वनि अभिलेख यंत्र है। संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा इन शब्दों का ज्ञान भी हमको होना चाहिए। प्यारे साथियों, टैप रिकॉर्डर एक मशीन है, सामान्य मशीन आप सब जानते भी हैं कि एक मशीन होती है। ये एक ध्वनि यंत्र होता है, ध्वनि यंत्र होता है, जिसमें वास्तव में क्या कर दिया जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा सामान्य, जिसमें आवाज रिकॉर्ड करके, अब आवाज किस रूप में हो सकती है, तो जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आवाज को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिकॉर्ड कर दी जाती है। अरे टैप रिकॉर्डर है, उसमें आपका जो भी मन करे वो आप आदर्श रूप में जो है इसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब वो जो आदर्श आवाज आपने रिकॉर्ड करी है, आदर्श ध्वनि आपने जो रिकॉर्ड करी है, वो किसी की भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप इसमें किसी प्रकार वाचन कर सकते हैं, आप इसमें कोई भाषण भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसमें कोई गीत भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसमें किसी प्रकार का जो है वाक्य रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसमें कोई प्रार्थना रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसके प्रश्नोत्तर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको, जिसको आप बार बार सुनना चाहते हैं, आप जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसको सुन करके आप अपना उच्चारण आदि सही करना चाहते हैं, उस आदर्श ध्वनि को आप रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं। जितनी बार आपका मन करे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसको हम बार बार सुन सकते हैं। याद रखिएगा, इसको हम स्वयं भी कर सकते हैं, है ना। रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम तो आगे से प्रेषित होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन टैप रिकॉर्डर एक ऐसा श्रव्य साधन है जिसमें आप अपनी वॉइस खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हो, दूसरों की रिकॉर्ड करवा के खुद भी सुन सकते हो। जितनी बार रिकॉर्ड चाहो कर सकते हो, और जितनी बार चाहो आप उसको मिटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसका भी प्रयोग श्रव्य रूप में किया जाता है। उच्चारण सुधार हेतु या उच्चारण की शुद्धता हेतु विशेष रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कोई बालक गलत बोल रहा है तो आप उसको सही रूप में जो है उच्चारण भर के और दे दीजिए, वो बार बार सुनता रहेगा। आपको कोई दोहा याद नहीं होता, श्लोक याद नहीं होता, कोई चीज़ें याद नहीं होती, आप टैप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड कर लीजिए और कान में लीड लगाकर आप बार बार सुनते रहिए। तो इसकी अच्छी बात यह है कि जब कभी, है ना, यानी कभी भी आप इसमें रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, कभी भी रिकॉर्ड कर सुन सकते हैं, कभी भी रिकॉर्ड कर सुन सकते हैं। जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए और सुन लीजिए। हमारे हाथ की होती है, हम किसी के अधीन नहीं होते। जबकि रेडियो में क्या था कि कार्यक्रम निश्चित समय पर आते थे, इसलिए यदि आप चूक गए, रात का मन हुआ कि यार मैं कुछ सुनो, 10 बजे आपने पहले आपके पास रिकॉर्ड है, तो आप 11 बजे 12 बजे जब भी आपका मन करे आप सुन सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में 2 मुख्य, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जिसके पीछे बोर्ड लग जाता है वो दृश्य सामग्री है। जैसे चौक बोर्ड है, श्याम पट्ट या पट्ट लग जाए, पट्ट को ही अंग्रेजी में बोर्ड कहते हैं, तो श्याम पट्ट कह लो या चौक बोर्ड कह लो। उसी प्रकार से आपका बुलेटिन बोर्ड कह लो या आप फेल्ट बोर्ड कह लो, जहां पर भी आपका बोर्ड शब्द आ जाता है वो दृश्य साधन होता है। लेकिन
जहाँ फोन शब्द आ जाता है उसका मतलब वॉइस से होता है, इसलिए उसको हम श्रव्य साधनों में रखते हैं। जैसे टेलीफोन है ना, मोबाइल फोन, हालांकि मोबाइल एक अलग चीज़ आ गई है, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें एंड्रॉइड आदि आ गई तो वो दृश्य श्रव्य साधनों में भी चला जाता है। इसके बाद में देखिए साहब, तीसरे स्थान पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, एक आपका साधन है जिसका नाम है ग्रामोफोन। क्या होता है? ग्रामोफोन। और इसके साथ ही मैं एक चीज और लेकर चलूंगा क्योंकि ये भी आपके लिए जटिल होता है। कई बार बहुत अधिक समझाने के बाद भी, कई बार बहुत अधिक पढ़ा देने के बाद भी इन चीजों में हम लोग क्लियर नहीं कर पाते कि वास्तव में कौन तो लिंगवा फोन है और कौन ग्रामोफोन है। फोन फोन है इसलिए श्रव्य साधन है। अब ग्रामोफोन और लिंगवा फोन क्या है, इन दोनों में ही अंतर क्या है, आइए साहब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, याद रखना कि ये दोनों अलग अलग जनरेशन की चीज़ें हैं। एक ही चीज़ का पहला जो प्रारंभिक रूप है वो ग्रामोफोन है, और इसी का जो नवीन रूप है यानी जो पुराना रूप है, मान लीजिए क्या है, ये पुराना रूप है, और इसी का जो है नवीन रूप, इसका नवीन रूप जो है वो क्या है, लिंगवा फोन है। जैसे आप लोगों ने जादुई लालटेन आदि को पढ़ा था ना उस समय, कि भैया जो प्रोजेक्टर की दुनिया का पुराना सबसे पहला रूप था वो कौन सा था, स्लाइड्स प्रोजेक्टर के बाद में आपका सबसे पहला स्लाइड प्रोजेक्टर, जिसको आपने जादुई लालटेन नाम दिया है। वैसे ग्रामोफोन और लिंगवा फोन में जो पुराना है वो तो आपका कौन सा है, ग्रामोफोन है। दूसरी बात, ये ग्रामोफोन वास्तव में क्या होता है, ये एक प्रकार का ध्वनि यंत्र होता है, यानी इसमें भी ध्वनि होती है, ध्वनि करता है, आवाज करता है तो ध्वनि यंत्र कहेंगे, और जिसमें ध्वनि होती है इसलिए हम इसको सुनते हैं और इसलिए इसको श्रव्य साधन कहा हमने। तो इसकी आकृति, इसकी बनावट कैसी होती है कि इसमें जैसे एक बांकिया होता है, राजस्थानी भाषा में कहा होता है बांकिया, या जिसको हम कहते हैं पुपु पुपु बाजता है ना, वो बांकिया टाइप का एक होता है। जैसे युद्ध की रणभेरियां बसती थी उस समय, जो सामने से बहुत चौड़ा होता था और पीछे एक नड़ी होती थी, वो सकरी है ना, चूड़ी बाजा भी इसको बोलते हैं हम भाषा में, देहाती भाषा में। तो एक प्रकार का यंत्र है जिसमें आगे का, जैसे धतूरा का फूल आपने देखा हो तो सेम धतूरा के फूल के जैसा ऊपर तो आपका इसका एक माइक जैसा होता है, और लास्ट में क्या होती है, कील नुमा होता है जिस पर एक कैसेट के समान घूमता रहता है और उससे आवाजें आती रहती है। देहाती भाषा में याद रखना है, इसको चूड़ी का बाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चूड़ी का बाज या चूड़ी का बाजा भी कहते हैं, है ना, चूड़ी का बाज कहते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है तो थोड़ा इधर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप शायद इससे बढ़िया समझ सके। ये देखिए भाई साहब, धतूरे का फूल आपने देखा हो तो धतूरे का फूल ऐसा ही होता है, सेम टू सेम ऐसा, और बाहर से खुला हुआ होता है। आपने माइक देखा होगा, जब आप सत्संग वगैरह करते हैं तो ऊपर वो धोताड़ा टाइप का लगा देते हैं, वो तो आपका ये ऊपर हो गया। उसके बाद में नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ गोल गोल एक कैसेट के समान होती है जो चक्री घूमती रहती है, और इस चक्री के ऊपर एक कील, क्या है यहाँ पर एक कील है, आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर एक कील होती है जो इसको टच करती हुई रहती है, ये घूमती रहती है और इसी से जो है आवाज निकल करके इसका रूप लेकर बाहर आ जाती है। आप चाहते हैं कि नहीं आवाज बंद हो जाए तो इसको नीचे दबा देते हैं तो कील ऊपर हो जाती है और फिर आवाज आना बंद हो जाती है। तो ये चूड़ी का बाज के समान है, दिख रहा है ना आपको, चूड़ी टाइप का भी है, इसलिए इसको देहाती भाषा में, अपनी भाषा में हम चूड़ी का बाज भी कहते हैं। ये दोस्तों पुराना है, ये अपडेट होने के बाद में इसी का नाम लिंगवा फोन हुआ था। आप लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती का वो गाना सुना हो, मेरी उम्र के नौजवानों, उसमें आपने देखा होगा वो घूमता रहता है ना, और वो नाचते रहते हैं, तो वो क्या है, ग्रामोफोन के समान यंत्र है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उस समय भी आपने देखा होगा, जब वो प्रोफेसर साहब होते हैं और वो अपनी सेविंग करवाते रहते हैं तो एक टोन बजती है, और उस समय आपने देखा होगा कुछ गोल गोल घूम रहा होता है ना, और उस समय जो यंत्र है उनके पास में वो कौन सा होता है, ग्रामोफोन। तो इसको तो हम कहते हैं ग्रामोफोन। अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है तो साथियों याद रखना, उच्चारण सुधार के लिए, अच्छा बोले हम, बढ़िया तरह से अभिव्यक्ति कर सके, उच्चारण सुधार के लिए और गीत संगीत की शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, चीज़ें पहले रिकॉर्ड करते हैं, मशीन जो टेक्निकल लोग होते हैं वो टेक्निकल तरीके से इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसमें एक प्रकार से जिसको डिस्क रिकॉर्ड भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसमें क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, इसमें प्रार्थना, बाल गीत, दोहा, श्लोक, पद्य, वाचन, गायन आदि सारी चीज़ें इस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें महापुरुषों की या बहुत जो शिक्षाविद है उनके भाषण, वार्तालाप, संवाद आदि भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या कोई बहुत बढ़िया देशभक्ति गीत आदि भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में बालकों को सुनाया जाता है, जिससे बालकों को भी संगीत आदि की, भाषण आदि की शिक्षा मिलती है, यानी उनका उच्चारण अच्छा होता है। उच्चारण की शुद्धता नहीं कह रहा मैं, 2 बातें हैं, उच्चारण सुधरता है, बोलना आता है, अभिव्यक्ति करना आता है, गाना आता है ना, गायन आता है, वाचन आता है, और उच्चारण की शुद्धता की बात आएगी तब हम लिंगवा फोन की तरफ चले जाएंगे। तो भैया ये तो है हो गया आपका ग्रामोफोन। आशा करता हूं आप इस बात को बढ़िया समझ गए होंगे। अब आ जाइए साहब, हमारे दूसरा जो हमारा यंत्र है उसका नाम होगा लिंगवा फोन। तो थोड़ा लिखित रूप में मैं लिख देता हूं, इसको चूड़ी का बाज भी कहते हैं। अब इसमें क्या होते हैं वास्तव में,
तो इसका प्रयोग किया है उच्चारण सुधार हेतु। किसके लिए? उच्चारण सुधार हेतु। याद रखना है, परीक्षा की 2 लाइन है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी के साथ जोड़कर मैं ये भी लिख सकता हूं कि गीत या संगीत की शिक्षा देनी हो, संगीत, और इसमें गीत भी आ सकता है, गायन मतलब गीत, गायन या वाचन, किसी भी रूप में आप इतने सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। तो इन सभी की शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कि शिक्षा प्रदान करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग दिया जाता है, वो आपका ग्रामोफोन है। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी प्रार्थना ले लीजिए आप सुबह सुबह, है ना, कई प्रकार के गीत आप ले सकते हैं, बाल गीत आप ले सकते हैं, इसमें दोहा आदि आप ले सकते हैं, इसमें कोई कविता पाठ आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। इस प्रकार के इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। या फिर जो महापुरुष आदि हैं, उनसे संबंधित कोई भी चीज़, उनका भाषण हो सकता है, जो बड़े आदमी होते हैं, महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों का, शिक्षाविदों का भाषण भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई सारे लोगों का वार्तालाप भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके बीच होने वाली बातचीत, संवाद आदि भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर इस रिकॉर्ड को बच्चों को सुनाया जाता है, बच्चों को साथ साथ बोलने का अवसर भी दिया जाता है और इसको सुनाया जाता है। इससे क्या है कि बच्चे भी इनके समान बोलने का अभ्यास करते हैं, जिससे उनको बोलने में लयात्मकता आ जाती है, गद्य को गद्य के समान बोलना सीख जाते हैं। मतलब बच्चे की अभिव्यक्ति विकास का विशेष जोर दिया जाता है कि बालक जब बोले ना, तो उसका वाचन अच्छा हो, उसके उच्चारण करने की कला अच्छी हो, उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो, और उसके बोलने में एक लहजा, उसका विकास हो जाना चाहिए विशेष रूप से इन सभी चीज़ों के लिए। तो उसका उच्चारण अच्छा हो जाए, उच्चारण में सुधार आए, अच्छी भाषा अच्छी प्रकार से व्यक्त कर सके, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है भैया, ये तो हो गया उच्चारण सुधार के लिए, गीत संगीत की शिक्षा के लिए। चूड़ी का बाज हो गया, धूतड़े टाइप होता था। नहीं याद आए ना तो याद कर लेना, ग्रामोफोन को हम धतूरे का पौधा मान करके चलते हैं, कि जैसे धतूरे का पौधा होता है ना, तो धतूरे का जो फूल आता है, यानी धतूरा जो होता है ना, उस धतूरे का फूल आपने देखा होगा, तो उस धतूरे का फूल आप याद कर लीजिएगा, अपने आप ही आपको याद आ जाएगा। अब आ जाओ साहब, दूसरा जो आपका यंत्र है उसका नाम है लिंगवा फोन। लिंगवा फोन में लिंगवा शब्द है जो लैंग्वेज आदि की सूचना आपको दे रहा है। याद रखिएगा भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि ये नवीन रूप है और इसका प्रयोग लिंगवा लेब में किया जाता है। लिंगवा लेब का मतलब होता है भाषा प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ उच्चारण की शुद्धता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग लिंगवा लेब में प्रयोग किया जाता है। बोला साहब लिंगवा लेब क्या होती है, तो याद रखिएगा इसके लिए भैया, ये तो इसके लिए है। लिंगवा लेब का मतलब होता है, भी पढ़ेंगे हम, भाषा जो प्रयोगशाला होती है, उस भाषा प्रयोगशाला में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसको जो आपको ध्यान में रखनी है, कि लिंगवा फोन को सीता वाद्य भी कहा जाता है। और ये हमारी सेकंड ग्रेड और जो रीट समकक्ष जितने भी एग्जाम है, चाहे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में, और सीटेट की एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ जाता है। इसको सीता वाद्य कहते हैं। दिक्कत क्या आती है कि सीता वाद्य का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि शायद सीता जी बजाती होंगी, ना इसमें सीता है ना भैया वाद्य है ना। ये वाद्य तो है लेकिन सीता जी से इसका कोई संबंध नहीं, बस नाम दे दिया हमने, सीता वाद्य कह दिया। चलो आगे आ जाइए, सब चर्चा करते हैं। अब इसका प्रयोग तो आपने उच्चारण सुधार के लिए किया था, है ना, कि अच्छा उच्चारण हो, बच्चे को गीत संगीत की शिक्षा हो। ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं लाइन चेंज कर रहा हूं इसका मतलब इसलिए होता है उच्चारण में शुद्धता। क्या? उच्चारण में शुद्धता हेतु किया जाता है, कि बालक का उच्चारण कैसा हो, शुद्धता हो, यानी कि शुद्ध उच्चारण के द्वारा भाषा का ज्ञान दिया जाता है, कि बालक का उच्चारण अच्छा हो ताकि उसको भाषा का सही रूप ज्ञान हो। शुद्ध उच्चारण द्वारा भाषा का ज्ञान दिया जाता है, शुद्ध उच्चारण द्वारा बच्चे को भाषा का ज्ञान दिया जाता है। तो इन दोनों में डिफाइन करेंगे, उत्तर हमेशा परीक्षा में याद रखना, आपको काम आएगा। उच्चारण सुधार हेतु इतना हो, केवल उच्चारण, शुद्ध उच्चारण नहीं बोला मैंने, केवल बोलना, अभिव्यक्ति के लिए, वाचन अच्छा हो आपका। गीत संगीत के लिए तो आप ग्रामोफोन का प्रयोग कीजिएगा। और इसमें क्यों? क्योंकि इसमें गीत, भाषण, ऐसी चीजें आती हैं, और इसमें जो आपका प्रयोजन है वो है शुद्ध उच्चारण के लिए, यानी उच्चारण की शुद्धता के लिए, उच्चारण में शुद्धता हो और शुद्ध उच्चारण द्वारा आप भाषा का ज्ञान कर सके, इसके लिए लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लिंगवा लेब में करते हैं। इसका नाम क्या है? सीता वाद्य है। अब सुनिएगा, इसमें क्या करते हैं, कोई भी शब्द है वो, या फिर शब्द की संरचना है वो, या फिर कई सारे वाक्य हैं वो, इन सब को हम किसी आदर्श वाचन करने वाले व्यक्ति से क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो एकदम शुद्ध रूप में। इन सारी चीज़ों का शुद्ध रूप जो होता है वो शुद्ध वाचन का या शुद्ध उच्चारण करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस शुद्ध उच्चारण को बच्चों को सुनाया जाता है।
किसको सुनाओगे आप? बच्चों को सुनाया जाता है, बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे भी साथ के साथ इस शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं और बालक क्या करते हैं? साथ के साथ इसका अनुकरण का अवसर भी दिया जाता है, अनुकरण करते हैं और ऐसा करते करते सही रूप को सुन करके, सही रूप अनुकरण करके करते हुए बालक क्या करते हैं? उच्चारण सीखता है, शुद्ध उच्चारण सीखता है। समझ गए क्या बात को? तो इसमें शब्द संरचना, वाक्य आदि बोले जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आगे आगे यंत्र में आवाज आती है, पीछे पीछे जो है बच्चा भी साथ के साथ बोलता है। शब्द है तो शब्द को बोलेगा, वाक्य है तो वाक्य को बोलेगा, तो बच्चे को साथ साथ बुलवाया जाता है। जैसे आदर्श वाचन अध्यापक करता है, अनुकरण वाचन बालक करता है, वो आदर्श वाचन यहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाता है पहले ही और उसके साथ साथ में बच्चा बोलता है। तो इससे क्या है? उच्चारण की शुद्धता होती है और शुद्ध उच्चारण के लिए ही इसका विशेष रूप से लिंगवा लेब में भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। तो दो प्रश्न हो गए, उच्चारण सुधार हेतु और गीत संगीत के लिए तो ग्रामोफोन, और लिंगवाफोन किस लिए काम में आता है? उच्चारण में शुद्धता के लिए आता है, शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है गीत संगीत की कई सारी चीजें, जहाँ गाना वाना बोलना होता है वो, और यहाँ पर शब्द संरचना, व्याकरण के शब्द आदि जो है रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम इसके भी दर्शन करें? एक सामान्य यंत्र होता है भैया, ध्यान रखिएगा, ये तो कौन था आपका? ग्रामोफोन। लेकिन जो दूसरा यंत्र है उसका नाम क्या है? आपका लिंगवाफोन है। ये देखिए लिंगवाफोन इस तरह का होता है। तो आप देख रहे हैं मशीन टाइप हो गई, टैप रिकॉर्डर का एक उत्कृष्ट रूप हो गया आपको देखा जाए तो। ये एक प्रकार की मशीन जैसा हो गया, इसमें सारे बटन बटन होते हैं। आप इसको चालू करेंगे, जैसे आप चालू करेंगे तो इसमें से आवाज निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इधर स्पीकर भी लगा है, इसमें जो है आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। बच्चा क्या करता है? इसमें कुछ आवाज आती है तो फिर बच्चे इसको सुनते हैं। तो वो तो एक पुपाड़ा टाइप का हो गया, धूताड़ा। ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया। इसके अंदर का भी यदि आप देखना चाहते हो कि अंदर क्या है, तो एक प्रकार से कैसेट वैसेट रिकॉर्ड करके जो है, और डिस्क रिकॉर्ड भी जिसको कहते हैं, अंदर क्या होता है इसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाती है। देखो ये सारे सामान पड़े, आप कान में भी लगा सकते हैं, है ना। और ये देखिए कैसेट आदि होती है, वो घूमती रहती है, कैसेट में से आवाज होकर स्पीकर से बाहर आती है, अटैची है, बंद किया, कहीं भी ले जा सकते हैं आप इसको, है ना। तो इसमें पहले से रिकॉर्ड होता है सब कुछ, ये रिकॉर्ड अध्यापक नहीं करता है। ग्रामोफोन लिंगवाफोन में अंतर जो समझ में आ गया, वो तो उच्चारण की शुद्धता के लिए होता है, कौन? लिंगवाफोन तो, और वो होता है आपके उच्चारण के सुधार के लिए। अच्छा बोले आप, यहाँ शुद्ध बोले। वो आपका गीत संगीत भाषण आदि रिकॉर्ड होते हैं, जबकि इसमें शब्द और शब्द संरचना या फिर वाक्य होते हैं, ताकि हम उसको अच्छा उच्चारण कर सकें। ठीक है। अब ग्रामोफोन लिंगवाफोन में जो चीजें होती है पहले से रिकॉर्डेड होती हैं, जबकि टैप रिकॉर्डर में टेम्परेरी होती है, शिक्षक भी कर सकता है, लेकिन इनमें रिकॉर्ड पहले से फिक्स होती है, इनमें शिक्षक कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो आदर्श रूप में पहले से रिकॉर्ड होती है। समझ में आ गया भैया? तो ये मशीन नुमा जो यंत्र है ना आपका, ये तो है लिंगवाफोन, और वो पुपाड़े के जैसा होता है, इसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं हम, धतुरे का जो फूल है उसके जैसा होता है आपका ग्रामोफोन। समझ गए होंगे आप बात को। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल से समझ में आती है कि ग्रामोफोन क्या होता है और एक आपका लिंगवाफोन क्या होता है। और एक अच्छा प्रश्न जो इसका ये भी है सीतावाद्य, और यहाँ से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से आता है, इसलिए इस चीज को अच्छे से समझ लें आप। ठीक है। तो उच्चारण अच्छा हो या लय के साथ बोले या गीत संगीत की शिक्षा देनी हो तो ग्रामोफोन, शुद्ध उच्चारण करें, भाषा का ज्ञान हो शुद्ध उच्चारण के साथ, तो वो आपका लिंगवाफोन। लैंग्वेज में लिंगवा लेब में कौन काम आता है? भाषा प्रयोगशाला में विशेष रूप से लिंगवाफोन आता है। ये भी आता है लेकिन ये विशेष रूप से काम आता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा जो अगला आपका है, जिसके अंतर्गत हम आगे और चर्चा करते हैं, उसमें आपका एक आपने आकाशवाणी पढ़ी, एक आपने टेप रिकॉर्डर पढ़ा, एक आपने ग्रामोफोन पढ़ा और एक आपने लिंगवाफोन पढ़ा। अब इन सारे यंत्रों को आप एक जगह काम में ले लें तो वो आपकी बन जाएगी भाषा प्रयोगशाला। तो लिंगवाफोन और इन ग्रामोफोन का तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। लिंगवाफोन का प्रयोग लैंग्वेज लेब में भी किया जाता है, लिंगवा लेब में भी किया जाता है, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें। भाषा प्रयोगशाला में जो एक भाषा प्रकोष्ठ कक्ष होता है उसमें लिंगवाफोन आपका रहता भी है। आदर्श वाचन और बच्चा अनुकरण वाचन करके लिंगवाफोन की सहायता से भाषा की शुद्धता या शुद्ध उच्चारण को प्राप्त करता है। अब देखो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक लास्ट आपका जो है विशेष रूप से उसकी भी हम चर्चा करेंगे, अंतिम रूप से भाषा प्रयोगशाला। अभी अभी मैंने आपको बोला भी था कि भाई साहब लिंगवा लेब में प्रयोग होता है, तो इसका नाम हम यदि ले रहे हैं तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं। याद रखिएगा, भाषा प्रयोगशाला अपने आप में कोई विशेष प्रयोगशाला नहीं है जहाँ जो वह साइंस की तरह के कोई प्रयोग किए जाते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वास्तव में एक आधुनिक विधि है, आधुनिकतम विधि है, जहाँ बच्चों को भाषा संबंधी ज्ञान दिए जाते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो एक कक्ष होता है। भाषा जो प्रयोगशाला होता है वो क्या होता है? एक कक्ष होता है, जहां पर अध्यापक अपने बच्चों से जुड़ा रहता है और कई सारे टेप रिकॉर्डर इसमें एक स्थान पर रखे होते हैं। थोड़ा आराम से व्यावहारिक बात करते हैं ताकि आप समझ जाएं कि भाषा प्रयोगशाला होती क्या है। भाषा प्रयोगशाला क्या है? वास्तव में एक कक्ष होता है, भाषा शिक्षण का कक्ष होता है, ऐसा कक्ष जहां पर भाषा का शिक्षण कार्य करवाया जाता है, भाषा ज्ञान दिया जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे भाषा शिक्षण कक्ष।
तो भाषा प्रयोगशाला एक भाषा शिक्षण का कक्ष होता है, भाषा सीखने का एक स्थान होता है जिसमें कई टेप रिकॉर्डर एक मुख्य टेप रिकॉर्डर से जुड़े हुए होते हैं। यानी बहुत सारे टेप रिकॉर्डर होते हैं और वो सभी एक मुख्य बूथ से जुड़े होते हैं, यानी मुख्य टेप रिकॉर्डर से जुड़े होते हैं। ये जितने भी आपके टेप रिकॉर्डर हैं इनको अपनी भाषा में, सीधी भाषा में हम क्या बोलते हैं, केंद्र या बूथ कह देते हैं, है ना। तो अनेक केंद्र होते हैं और वो एक केंद्र यानी मुख्य केंद्र से जुड़े होते हैं। समझ में आ रही बात। तो केंद्र अनेक अलग अलग टेप रिकॉर्डर अलग अलग जगह स्थापित होता है, लेकिन वो सभी एक मुख्य जो केंद्र होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास में एक कमरा है और उस कमरे में मेरे पास में एक मुख्य टेप रिकॉर्डर है जिसको मैं क्या बोलूंगा, मुख्य केंद्र बोलूंगा या मुख्य बूथ बोलूंगा। और इस मुख्य बूथ से कई सारे टेप रिकॉर्डर जो है लिंक होते हैं, अलग अलग टेप रिकॉर्डर इसके माध्यम से ये सब लिंक होते हैं। ये भी आपका एक केंद्र है, ये टेप रिकॉर्डर इससे जुड़ा हुआ है। ये भी एक आपका अलग केंद्र है, ये भी जो है आपका इस टेप रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ये भी एक अलग जो है केंद्र है, ये भी एक अलग केंद्र है। और इसका जो संचालन का दायित्व होता है, जिम्मा होता है, यानी मुख्य जो केंद्र है इसका जिम्मा किसके पास होता है, शिक्षक के पास में होता है। यानी शिक्षक क्या करता है, हकीकत में एक मुख्य केंद्र स्थापित करके उससे संबंधित सारे बाकी सभी उपकरणों को जोड़ देता है। यहाँ बच्चा जाता है, कान में लगाया और वो सारी चीज़ें सुन सकता है। बच्चा जो फीडबैक देगा उसको शिक्षक सुन सकता है। शिक्षक कोई बात कहना चाहे तो वो आपके इस यंत्र के माध्यम से बच्चों तक भी पहुँचा सकता है, या जो मुख्य टेप रिकॉर्डर आपको जो सुनाता है वो सारे बच्चे सुनते हैं। तो यहीं से सारे बच्चे सुनते भी हैं और बच्चों का जो फीडबैक आता है वो मुख्य केंद्र पर पहुंचता है, जिसका निर्देशन कौन करता है, शिक्षक करता है। इसके अंतर्गत कई सारे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें, जैसे मैंने आपको बोला, मुख्यतः जो काम आता है वो कौन है, आपका टैप रिकॉर्डर। एक नहीं अनेक आते हैं। इसी प्रकार से लिंगवा फोन का विशेष प्रयोग आप इसमें यहाँ करते हैं। ग्रामोफोन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, पर इतना वो कारगर नहीं होता है। ठीक है, तो रखा हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विशेष जो उपकरण आपके काम आते हैं वो टैप रिकॉर्डर और लिंगवा फोन जो होते हैं वो आपके भाषा प्रयोगशाला में विशेष रूप से काम आते हैं। मान लीजिए कक्ष है, यहाँ पर एक मुख्य मशीन पड़ी हुई है। इस मशीन से जो है अलग अलग तार जुड़े हैं। जैसे हम लोग गीत आदि गाते हैं तो स्पीकर जो गाने का होता है ना, उसका मेन कनेक्शन मशीन से होता है। अब उसके गाने वाले 4 हैं तो 4 जगह उसको लेके डोल लेंगे। तो वैसे ही वो अलग अलग बूथ हो गए और इन सभी बूथों का कनेक्शन मुख्य बूथ से होता है। इसका नियंता कौन होता है, शिक्षक होता है। तो बच्चे ने कोई फीडबैक दिया, मुख्य बूथ पर गया, शिक्षक ने नोटिस किया क्या चाहता है, उस हिसाब से फिर सारे बच्चों को जो है किसी विशेष को रोक करके इसको सुना सकता है। जैसे आजकल जी पे जो मीटिंग नहीं होती क्या आपकी, जू पे जो मीटिंग करते हो आप लोग, तो सबको एक साथ ऐसे हम कर लेते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला एक आधुनिक विधि है जिसके अंतर्गत बालकों के, बच्चों के उच्चारण सुधार का प्रयास किया जाता है ना। यानी कि इसके द्वारा भी विशेष रूप से हम क्या करते हैं, उच्चारण की शुद्धता का प्रयास करते हैं कि बच्चों का उच्चारण कैसा हो, शुद्धता हो। लेकिन इसमें कई सारी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए बहुत खर्चीली विधि है। उच्चारण की शुद्धता है और इसमें जो है भाषा का ज्ञान दिया जाता है, भाषा की जो सारी चीज़ें हैं उनका ज्ञान करवाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही खर्चीला प्रोग्राम है ना, ये बहुत खर्चीला कार्यक्रम है। यदि आप ऐसा करते हो, कितनी मशीनें और कितनी सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं। तो कई बार परीक्षा में आ जाए कि वर्तमान में जो एक प्रयोगशाला है भाषा शिक्षण की वो कौन सी है, तो भाषा प्रयोगशाला अपने आप में आधुनिकतम रूप है जहां बच्चे को भाषा संबंधी ज्ञान दिया जाता है। कई सारे उपकरणों को एक कक्ष में स्थापित करके और सभी बूथों से जोड़ करके एक ही साथ कई सारे बच्चों को एक साथ शिक्षण कार्य आप करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब भाषा सिखाने के जो यंत्र एक जगह स्थापित हो जाएं तो आपकी भाषा प्रयोगशाला बन जाती है। ठीक है भैया, तो ये आपकी भाषा प्रयोगशाला है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो है हमारे लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि ये सामान्य चीजें इसलिए मैंने ज्यादा समय आपको दिया नहीं है। अब देखिए, हम जो अंतिम पढ़ते हैं उसमें आपके आते हैं दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य, जैसा भी आप कहें, साधन। यानी कि इतनी देर हम अलग अलग पढ़ रहे थे और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सब हम उनकी एक साथ चर्चा कर रहे हैं। आपने पहले देखा कि साहब दृश्य साधनों को हम देख करके सीखते हैं, श्रव्य साधनों से हम सुन करके सीखते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ही काम हो जाएंगे ना। दृश्य है तो हम देख कर भी सीखते हैं और श्रव्य है तो हम सुन करके भी सीखते हैं। इसका मतलब यहाँ दोनों ही क्रियाएं साथ चलती हैं। यहाँ हमारी चक्षु यानी आंख भी सक्रिय रहती है और यहाँ हमारे कर्ण यानी कान भी सक्रिय रहते हैं। इसलिए दोनों ही इंद्रियां सक्रिय रहने के कारण दृश्य श्रव्य साधनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन जिनको कहा गया है, सर्वोत्तम साधन जिनको कहा गया है, सर्वोत्तम या सर्वाधिक प्रभावशाली साधन जिनको कहा गया है, जिनके द्वारा ज़्यादा अधिगम होता है, विशेष अधिगम होता है, तो सर्वाधिक जो प्रभावशाली हैं वो साधन भी आपके बताइए कौन से माने गए हैं, दृश्य श्रव्य साधन माने गए। बात समझ में आ रही है भैया।
अरे दृश्य अपना प्रभाव छोड़ता है, श्रव्य अपना प्रभाव छोड़ता है, लेकिन अभी तो दोनों मिलकर के ही अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो ऐसी विधा जिसमें दृश्य यानी देख करके और श्रव्य यानी सुन करके दोनों ही प्रकार से जहां पर आपका ऐसा कार्यक्रम ऑडियो वीडियो दोनों चलता हो, ऐसा जो कार्यक्रम होता है वो आपका दृश्य श्रव्य साधन कहलाता है। इसके द्वारा आंख और आपके कान दोनों ही इंद्रियां, दर्शन इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय सक्रिय रहती है, इसलिए इनको सर्वोत्तम माना जाता है। अब कौन कौन से ऐसे दृश्य साधन हैं जो वर्तमान में, और श्रव्य साधन है जो दृश्य श्रव्य दोनों एक साथ हैं, वो आपके काम आते हैं। आ जाओ भाई साहब। सबसे महान साधन जिससे बड़ी आशाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनके लिए अलग अलग चीजें भी बताई हैं, जिसका नाम क्या है आपका दूरदर्शन, और आजकल इसको अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं, टेलीविजन कहते हैं। और शॉर्टकट में क्योंकि हमको तो उसको भी बोलने में जोर आता है, इसलिए हम मैं क्या देख रहा हूँ साहब, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो टेली का टी और विजन का वी ले लिया जाता है। प्यारे साथियों, ये आपका एक दृश्य श्रव्य उपकरण है, क्योंकि दूरदर्शन में जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उनको आप देख भी सकते हो और उनसे आवाज़ आती है, इसलिए आप उनको सुन भी सकते हो। आप सब जानते हैं कि टेलीविजन का जो आविष्कार किया था, यानी टेलीविजन का आविष्कार जो करने वाला है, जिसके द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया, वो आपका जे.एल. बेयर्ड था। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। अब टेलीविजन पढ़ रहे तो बता दिए, थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है इसलिए मैं बता दिया। तो दूरदर्शन पर ऐसे कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम प्रकाशित किए जाते हैं जिनके द्वारा आप बच्चों को शैक्षणिक जो है शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम है उनका प्रसारण, कार्यक्रमों का प्रसारण टीवी के माध्यम से किया जाता है। आप सबको पता है कि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है, और रेडियो का जो प्रभाव है ना, वो किसने खत्म किया था, इसने किया था। दूरदर्शन के माध्यम से कई लोग हैं, वैज्ञानिकों ने भी लिखा है कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो रेडियो है जिसमें केवल आवाज़ आती थी, और प्लस जो कुछ चलचित्र होते थे जिनको आप देख सकते थे पर आवाज़ नहीं आती है, इन दोनों का ही बहुत प्यारा सम्मिश्रण है, यानी योग है। दोनों ही चीज़ों को आपने मिला लिया तो दोनों के अपने गुण थे, वो दोनों के गुण ही आपकी टेलीविजन में आ जाते हैं। तो दूरदर्शन वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री है। कई सारे शैक्षिक कार्यक्रम आपके इसमें प्रसारित होते हैं। अब हम बालकों को कैसे दूरदर्शन में कैसे चीज़ें दिखा सकते हैं, तो जो बालकों के उपयोगी चीज़ें हैं आप उन्हीं को बच्चों को दिखाओ। जैसे कई प्रकार के जो है शिक्षण संबंधी कार्यक्रम आते हैं, समाचार आते हैं, देश विदेश की जानकारी आती है, ताकि बालक अपडेट रहा। ये सारी चीज़ें बच्चे को दिखानी चाहिए। ध्यान रहे, दूरदर्शन का जितना फ़ायदा है उतना ही नुकसान है। आप भी बहुत भली भांति समझते हैं क्योंकि आप परिपक्व हैं, मैं भी भली भांति समझता हूँ। तो हमें बालकों को विशेष वही सामग्री दिखानी चाहिए जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। कई प्रकार की सामग्री आजकल दूरदर्शन में, जो आपका नया ज़माना या डिश का ज़माना, तो डिश चैनलों पर बहुत सारी अनर्गल, अनावश्यक और अश्लील सामग्रियां प्रकाशित की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो बच्चों को उनसे हमेशा बचा कर रखें ताकि उससे मानसिक आघात ना पहुँचे। इसके बाद में दोस्तों अलग जो चीज़ है हमारे पास में, इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा चलचित्र, सिनेमा, है ना। आजकल इसका भी ज़बरदस्त ट्रेंड है। आप सबको पता है कि चारों तरफ सिनेमा ही सिनेमा है, और हम लोग जो मूवी के दीवाने हो गए, आज की पीढ़ी मनोरंजन इसी के माध्यम से करती है। चलचित्र और जो सिनेमा का ज़माना है, इसके माध्यम से भी आपने शिक्षा में क्रांति लाई। हालांकि ऐसा नहीं सारी चीज़ें गलत है, अश्लीलता ने बहुत ज़्यादा जो है अपना पैर पसारा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आती हैं जो देशभक्ति आदि कैसे दिखाएं बच्चों को, तो जो महापुरुषों के जीवन पर आधारित है, महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों की जीवनी या के जीवन पर आधारित, महापुरुषों के जीवन पर आधारित कोई भी मूवी का निर्माण होता है तो आप इसको जरूर दिखाइएगा। कोई विशेष शिक्षण कार्यक्रम में किसी ने काम किया हो, आनंद कुमार बिहार के रहने वाले सुपर 30 जो मूवी आई, इसी प्रकार से अलग अलग बहुत सारी चीज़ें आती हैं महापुरुषों के जीवन पर। देशभक्त जो लोग हैं, महापुरुष वो भी देशभक्त हैं, तो ऐसी जो देशभक्ति जो फिल्म्स होती हैं, मूवी होती हैं, ऐसे जो देशभक्ति चलचित्र हैं, है ना, फिल्म है, उनको बच्चों को दिखाया जाना चाहिए। किसी प्रकार के सामाजिक, या ये टीवी के लिए भी यही चीज़ होती है लागू, सामाजिक या सांस्कृतिक को जागरूकता संबंधी कोई चीज़ आई हो तो उसको भी बच्चों को दिखाया जाना। सांस्कृतिक जागरूकता संबंधी कोई भी ऐसी विशेष सामग्री आती है सिनेमा में तो बच्चे को वो भी दिखाया जाना चाहिए। आप सबको पता है कि इस प्रकार के देखने से बच्चे को वास्तविक अनुभव मिलते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं। उसको लगता है कि जैसे मैं वास्तव में ये सही में हो रहा है। क्यों, आपको ध्यान होगा मूवी देखते समय कितनी बार ऐसे आते हैं कि हम देखने देखने रोने लग जाते हैं, और वो कहता है कि क्या यार तो सुड़ सुड़ करने जा रहा है ना। जब उसमें युद्ध का प्रसंग आता तो मन करता है कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अमरगढ़ की असंख्य प्रजा और उसके मान सम्मान के लिए, तो आता है इसमें क्या जोश आ जाता है। डोम टू मूवी जो देखने वाले युवा गए थे, वो गाड़ी को बूम 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 करवाते हैं ना भैया, तो ऐसा मतलब किसी को देख करके, शीन को देख करके अपने भी मन में आ जाते हैं। तो ये जो अनुभव होते हैं ना, ये वो थोड़े वास्तविक अनुभव जैसे अनुभव होते हैं।
वास्तविक मतलब जैसे हकीकत में ही हो रहा हो, तो वास्तविक अनुभवों के समान बच्चों के अनुभव इसमें होते हैं, तो ये ज़्यादा कारगर रहता है। अनुभवों के समान बच्चों के अनुभव होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी आप इग्नोर नहीं करें। बच्चों के मानस पटल पर ये चीज़ें छप जाती है और वो उनको व्यवहार में धारण करने का प्रयास करता है। जैसे बाहुबली मूवी देखते हैं तो उनको देखकर हमारे भी खून में उबाल आ जाता है और हम भी कहते हैं कि राजस्थान के संग प्रजा, हिंदुस्तान के संग प्रजा और उसके मान सम्मान के लिए यदि मुझे 2 घंटे खड़े रहकर पढ़ाना पड़ा तो मैं संकोच नहीं करूंगा। विद्या माता सरस्वती को सौगंध या साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। तो मन में आ जाते हैं भाव। जब कोई डायलॉग हम सुनते हैं तो उसको हम व्यवहार में उतारते हैं। इसलिए चलचित्र और सिनेमा के प्रति बच्चों को जागरूक भी करना चाहिए। इन चीज़ों के सहारे इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जितना अच्छा यहाँ परोसा जाता है उतना गलत भी यहाँ परोसा जाता है। तो सिनेमा से भी आप परिचित ही हैं वैसे तो। चलिए, तीसरा आता है दोस्तों आपका नाटक। आपका नाटक मतलब नाटक आता है, और इस नाटक को दूसरी भाषा में हम रंगमंच भी कह देते हैं, रंगमंच भी कह देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, जब अभिनय द्वारा कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है तो उसे हम नाटक कहते हैं। और नाटक के द्वारा बच्चे को दृश्य और श्रव्य दोनों ही चीज़ें प्राप्त होती है। इसलिए नाटक या रंगमंच या इसको हम अभिनय की श्रेणी में भी ला सकते हैं। लेकिन अभिनय क्या है कि थोड़ा मूकाभिनय भी हो जाता है, कभी कभी आवाज़ नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए साहब पढ़ते हैं हम इसको थोड़ा क्रमशः। याद रखिएगा, जो नाटक है, रंगमंच है, इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को संस्कार की शिक्षा भी दी जाए, है ना। मनोरंजन तो किया ही जाए, लेकिन मनोरंजन के साथ यानी बच्चों का मनोरंजन तो हो ही रहा है, मनोरंजन के साथ उनका नैतिक उनको शिक्षा प्रदान करना। कैसी शिक्षा? नैतिक शिक्षा प्रदान करना। नैतिक शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं साहब, बच्चे को संस्कार की शिक्षा प्रदान करना, चरित्र की शिक्षा प्रदान करना, चरित्र शिक्षा प्रदान करना। और इसके अलावा जो विशेष हम पढ़ेंगे आगे नाटक शिक्षण में, आप लोगों ने चर्चा भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि बच्चे को संवाद, वार्तालाप आदि, और इसके साथ में अभिनय, इन तीनों चीज़ों का भी बच्चे को ज्ञान हो, इन सब चीज़ों का भी बच्चे को ज्ञान हो। इसलिए बच्चे को नाटक, रंगमंच आदि को दिखाना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि कई सारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन पर आधारित जो देशभक्त हैं, महापुरुष हैं, जो महान लोग हुए हैं, तो महापुरुष कह लीजिए, देशभक्त लोग कह लीजिए, तो देशभक्त लोगों के जीवन आधारित नाटकों का आयोजन करवाया जाना चाहिए। लोगों के जीवन आधारित नाटकों का अभिनय करवाना चाहिए और उन्हीं के नाटकों से बच्चों को रूबरू करवाना चाहिए। ऐसे नाटकों के प्रति बच्चों का रुचि उत्पन्न करना चाहिए, जिससे बालक क्या कुछ अच्छा सीखे, मतलब गलत नहीं सीखे। तो नाटक भी, रंगमंच भी क्या है, आपको वास्तविक अनुभव जैसे देता है। अब उसको आप टीवी में रखोगे तो दूरदर्शन हो जाता है। तो नाटक भी क्या है, आपका दृश्य श्रव्य साधन है। इनमें वैसे कोई विशेष है नहीं, पर फिर भी मैं चाहता हूँ चलो कुछ गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पे आपका आता है संगणक यंत्र। कौन आता है? संगणक यंत्र आता है। ये लीजिए साहब, अब इससे आप समझेंगे नहीं इसलिए मैं कह देता हूँ साहब, इसको कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। और ये एक प्रकार का मस्तिष्क यंत्र भी है, इसको हम मस्तिष्क यंत्र भी कह देते हैं। मस्तिष्क यंत्र, ऐसा लगता है इसे दिमाग ही है एक तरह का। तो भाई साहब संगणक यंत्र भी आपका दूरदर्शन के समान ही यंत्र है, नवीन तकनीकी का यंत्र है, जिसमें आप ऑडियो और वीडियो दोनों ही प्रकार की सामग्री देख लेते हैं। संगणक यंत्र ने आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या ला दी है? क्रांति ला दी है। शिक्षा या शिक्षण के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात, शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ले आया। कौन ले आया? कंप्यूटर ले आया। कितनी सारी प्रोसेसिंग, कितने ज़्यादा काम को थोड़े से समय में पूरा कर देता है। कैलकुलेटर आदि का काम, पढ़ाई लिखाई, सारे काम आप कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। याद रखिएगा, संगणक द्वारा, किसके द्वारा? संगणक द्वारा, संगणक यंत्र द्वारा चारों कौशलों का विकास किया जा सकता है ना। वहाँ श्रवण के अवसर भी हैं, आपको भाषण के अवसर भी मिलेंगे, आपको पठन लेखन के अवसर भी, यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं इसकी सहायता से, तो चारों कौशलों का विकास किया जा सकता है, विकास संभव होता है। और एक विशेष प्रश्न जो आप हमारी परीक्षा में देखेंगे संस्कृत के पेपर में, वो ये आएगा कि बताइए संगणक हेतु सबसे उपयुक्त भाषा किसे माना गया है? कौन से यंत्र की बात कर रहे हैं हम? संगणक यंत्र की बात कर रहे हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि भैया कंप्यूटर के लिए यानी संगणक हेतु जो सर्वोत्तम भाषा मानी गई है, संसार के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि बताइए कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा का नाम क्या है? तो याद रखना, हम संस्कृत के विद्यार्थी हम इसी का महिमा मंडन करेंगे और ये हकीकत भी है। कौन सी भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट भाषा माना गया है? कंप्यूटर की कोडिंग डिकोडिंग सबसे बेहतर कंप्यूटर के लिए। ध्यान रखना इस बात का, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है।
नहीं आया तो और आ जाएगा आपकी परीक्षा में। ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के लिए सबसे उपयुक्त भाषा किसके मानते हैं, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा किसको मानते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई साहब इसके लिए तो हमारी कंप्यूटर की भाषा संस्कृत ही जमती है। याद रखोगे ना इसको। इतनी चर्चा में यही है मेन बात। बाकी तो आपको पता है कि नाटक, अभिनय और संगणक यंत्र आदि सब क्या है, सब ऑडियो वीडियो है। इसके बाद देखिएगा साहब, आपका नेट का नाम भी आपने सुना होगा, नेट, इंटरनेट। तो इंटरनेट भी क्या है, एक प्रकार का आपका ऑडियो वीडियो होता है। इंटरनेट जो आपका होता है, ये इंटरनेट भी आपका दृश्य श्रव्य साधनों में आता है, जिसके द्वारा आजकल कितना सब कुछ आप ऑडियो वीडियो प्राप्त करते हैं। वो सारी दुनिया आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, सारी दुनिया, सारा विश्व एक परिवार हो गया है। ये भी आपका ऑडियो वीडियो में आता है। और लास्ट में मैं कह रहा हूँ आपको ऑडियो वीडियो कैसेट, जिसमें ऑडियो भी आती हो और जिसमें वीडियो भी आती हो। तो ऑडियो वीडियो कैसेट नाम से ही पता चल रहा है, ये जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, ये ऑडियो वीडियो ये कैसेट्स भी आपके दृश्य और श्रव्य दृश्य साधनों में आती है। शादी ब्याह में जो आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो ना भैया, जिसमें बाबुल की दुआएं लेती जा ना 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 ना, ऐसा आप लोग सुनते हैं। और फिर सुबह सुबह के रोते बाद में देख करके, देख मेरी शादी हुई जब मैं ऐसे रोया, तो उसको देख करके भी वापस रोते हैं आप लोग। तो ऑडियो वीडियो कैसेट वही होती है जिसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी आता है। तो ऐसे कई प्रकार के जो वीडियो क्लिप आप करते हैं आजकल ऑनलाइन क्लास, इस समय मुझे आप पढ़ रहे हो ना, ये वीडियो टेप ही तो है। ये भी एक प्रकार का वीडियो टेप आप इसको कह सकते हैं, वैसे अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लोग चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ कि जो वीडियो टेप होते हैं, है ना, ये वीडियो टेप क्या होते हैं, ये यही होते हैं जो समय मैं कर रहा हूँ। ये मेरा वीडियो बना करके वीडियो क्लिप बनाई मैंने, वीडियो को टेप यानी रिकॉर्ड किया मैंने, तो ये आपके वीडियो टेप भी ऑडियो वीडियो में आते हैं। इस समय आप मुझे सुन रहे हो ना, ये भी आपका दृश्य श्रव्य साधन है, क्योंकि वीडियो टेप है। ऑडियो वीडियो कैसेट्स के माध्यम से, कैसेट्स तो आते नहीं, कार्ड आते हैं, इसलिए हम इसको इसी के अंतर्गत रख लेते हैं। तो ऐसे साधन जो आपके दृश्य भी हैं और साथ में आपके श्रव्य भी हैं, वो दोनों ही प्रकार से आपके प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं दृश्य श्रव्य साधन। दोस्तों एक छोटा सा शब्द और है, यदि आप इसको समझ सके, वो है आपका 8वें नंबर पर वृत्त चित्र। वृत्त चित्र को हम कैसे समझेंगे तो समझिएगा, ये एक छोटी मूवी होती है जिसको हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी कह देते हैं, है ना। ये क्या है कि छोटी मूवी होती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप की होती है। ये किसी व्यक्ति के बारे में, ये किसी संस्था के बारे में, यानी व्यक्ति के बारे में भी हो सकती है, ये किसी संस्था के बारे में भी हो सकती है, मतलब किसी के भी बारे में। जब एक कोई लघु फिल्म यानी छोटा चलचित्र बनाया जाता है, लघु चलचित्र बनाया जाता है, जिसमें आवाज़ भी दी जाए और चित्र भी दिखाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वृत्त चित्र। छोटा जो मूवी क्लिप है या छोटी जो फिल्म बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म। जैसे बाघिन के ऊपर भी, रणथंभौर की बाघिन थी, उसके ऊपर भी एक मूवी बनाई गई थी। ऐसे ही जो कुछ संस्था बड़ा काम कर देती है, उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है। जैसे आप बहुत सालों बाद, 2-4 साल बाद मेरे ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे कि कैसे एक गुरुजी गांव के छोटे से गांव फागी से निकल करके आज जो है सारे भारत में संस्कृत का प्रचार प्रसार करे हैं। भूखे प्यासे लगे रहते हैं, चेहरा उतर जाता है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते, थकने का नाम नहीं लेते। संकल्प ले रखा है कि संस्कृत सिखा के छोड़ूंगा। हिंदुस्तान की 2 से 2.5-3 करोड़ आबादी संस्कृत पढ़ना चाहती है। टेट, सीटेट आदि किसी भी एग्जाम को आधार मान करके, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हो, नेट हो चाहे सेट हो, तो उन सबको पढ़ाने का संकल्प कर रखा है। तो कैसे गुरुजी ने एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया था और आज उसको वृहद रूप आपने दिया है, तो ऐसा आप मेरे ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे, मुझे पता है आप रुकेंगे नहीं। तो इस प्रकार की जो छोटी फिल्म होती है वो आपकी वृत्त चित्र कहलाती है या डॉक्यूमेंट्री मूवी कहलाती है। अब दोस्तों दृश्य साधनों से स्टार्ट किया था मैंने, श्रव्य के रास्ते से चला था मैं, और अब दृश्य श्रव्य साधनों के यहाँ आकर के मैंने आपके सामने समाप्त कर दिया है। लास्ट जानकारी के लिए बता दूं, इतना विस्तृत रूप से, इतने सरल शब्दों में शायद ही आपने आज से पहले इसको समझा हो। ठीक है, यदि समझा हो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि बहुत बढ़िया आपके लोग मिले जो आपको समझा पाए। लेकिन फिर भी मैंने तो अपने प्राणपण से मैं मेहनत की है, ये समझाने का प्रयास किया है कि कई सारे क्रिटिकल चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर आप नहीं समझ पाते, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन आप नहीं समझ पाते, तो मैंने तो विशेष रूप से मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके, और आशा करता हूँ आप इसको समझ भी पाए होंगे। आपकी परीक्षा का आने वाला कोई ना कोई जो प्रश्न होगा वो यहाँ किसी न किसी मेरी क्रिया से, मेरी आवाज़ से, मेरे शब्दों से, मेरे पढ़ाने से, मैं जो आपके सामने काम कर रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं आपका प्रश्न इन्हीं में से मिलेगा, ऐसी मुझे भी आशा है, विश्वास है। इतनी मेहनत आपके लिए करी है। अरे ऑडियो वीडियो क्लास जो है हमारी कम से कम 6 घंटे की क्लास चलती है। हिंदुस्तान के किसी कोने में, राजस्थान से बाहर भी कहीं बैठे हो ना, बता देना मुझे कि कोई शिक्षक कक्ष के अंदर या वीडियो क्लास में कभी भी 6-6 घंटे की क्लास से कभी आपको इसके बारे में बताई हो। एक एक चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, संस्कृत ही नहीं, संस्कृत के अलावा ग्लोब आदि हमारे संस्कृत विशेष उपयोग नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है।
ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रोजेक्टर आदि का काम ठीक है, अब आने लगा है। देखो मैं संस्कृत में खुद ही मैं आपको एक वीडियो टेप के माध्यम से ऑनलाइन जो एजुकेशन है उस इंटरनेट के माध्यम से, अरे जो इंटरनेट है इसका बहुत प्रयोग है, ध्यान रखना। ये जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग देख रहे हो ना, ये ऑनलाइन एजुकेशन सब किसका कमाल है आजकल? इंटरनेट का ही कमाल है। तो याद रखिएगा बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, तो वो हमारी परीक्षा में सीधी नहीं आती, तो टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है। हमारे आसपास की चीजें हैं तो किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है, तो बहुत बढ़िया से पढ़े। लास्ट में सारांश रूप में एक बार फिर मैं एक डायग्राम के माध्यम से सारी चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि इन चीजों का आप बखूबी समझ सके और परीक्षा में आने वाले सवालों का जवाब दे सके कि कौन कौन से दृश्य श्रव्य साधन है, कौन से दृश्य साधन है और कौन से श्रव्य साधन है। तो भैया सारांश रूप में एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं ताकि बढ़िया से आप समझ जाए। एक डायग्राम मैंने आप लोगों ने तैयार किया ताकि कोई चीज रह भी जाए तो उसको मैं यहाँ बोल सकूं। पहले साथियों, दृश्य श्रव्य साधनों को मैंने 3 भागों में बांटा। कुछ दृश्य साधन है जिनको देख करके बालक समझता है, कुछ श्रव्य साधन है जिनको सुन करके बालक सीखता है, और कुछ दृश्य श्रव्य साधन है जिनको बालक देख और सुन दोनों क्रियाएं करके सीखता है। सबसे जो सर्वोत्तम माना जाता है, तीनों में ही जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, आप सबको पता है कि ये सबसे श्रेष्ठ है, यानी ये सर्वश्रेष्ठ है, ये ज्यादा प्रभावशाली है। दूसरे यानी फर्स्ट नंबर तो ये आ गया। दूसरे नंबर पे आपका जो ये है ये श्रेष्ठ है, यानी उससे थोड़ा कम है। और तीसरे नंबर पर जिसको आप रख सकते हैं वो श्रव्य है, यानी देखी हुई चीज और सुनी हुई दोनों ही हो तो ज्यादा याद रहती है। केवल देखा हो तो थोड़ी उससे कम याद रहेगी, और यदि आपने सुना हो तो थोड़ी कम याद रहेगी। याद कीजिए, कक्षा कक्ष में अध्यापक वास्तविक पदार्थ, प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा सकता है। श्यामपट्ट आपका देख करके आप पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, मुख चित्र जो नॉर्मल हमारे चित्र होते हैं जो बोलते नहीं है, व्यंग्य चित्र जिनके द्वारा कोई हास्यास्पद या मनोरंजन के साथ व्यंग्य दिया जाता है, मॉडल यानी आपके प्रतिरूप होते हैं, चार्ट जो आप तालिका बनाते हैं, गणित में इसको ग्राफ कहते हैं, कार्टून जो चित्र छपा हुआ होता है वो चलने वाले नहीं, संग्रहालय आपका जहां बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, जहां पुस्तकें रखी हो पुस्तकालय, ग्लोब, कठपुतली याद रखना, कठपुतली आपका इसमें भी आ सकती है जब कठपुतली बोले नहीं तो ना। और वैसे यहाँ पर भी कई लोग मानते हैं कि साहब उसको क्या है कि ऐसे नहीं दिखाया जाता, तो बोलता तो हकीकत में व्यक्ति है, कठपुतली खुद तो नहीं बोलती है, तो साधन कठपुतली केवल क्या उसको आप देख सकते हैं। तो हकीकत में देखा जाए तो कठपुतली दृश्य श्रव्य नहीं है, वो किस में आनी चाहिए? दृश्य में आनी चाहिए। लेकिन कठपुतली का वाचन दोनों तरह से किया जाता है, बिना बोले कठपुतली को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए इसको कुछ लोग मानते हैं पर ऐसा नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए। शैक्षिक प्रदर्शनी जो आप लगाई जाती है, कक्षा कक्षिक प्रदर्शनी या विद्यालय की प्रस्तुति, मुखौटे हैं, कटआउट्स हैं, स्लाइड्स, पारदर्शिकाएं आपकी आती हैं वो, और प्रोजेक्टर में आपको 3 प्रोजेक्टर और एक विशेष चौथा बताया था जिसमें आपको जादुई लालटेन बताई, चित्र दर्शक और चित्र विस्तारक यंत्र बताया, और लास्ट में सिर और परिप्रक्षेपण यंत्र बताया। तो प्रोजेक्टर में आप एपिस्कोप, डायस्कोप, एपिडायस्कोप और ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका इसमें आ जाता है। इसके अलावा भी समाचार पत्र पत्रिकाएं मैंने नहीं बताई हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा। बोर्ड में आपको मैंने फेल्ट बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट और आपका फ्लारिन बोर्ड 2 मैंने आपको बताई थी, ये भी आपके किस में आते हैं? ये भी सब के सब आपके दृश्य में आ जाते हैं। श्रव्य में आकाशवाणी यानी रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ध्वनि अभिलेख है, ग्रामोफोन है, लिंगवाफोन है। इस लिंगवाफोन का विशेष आपको नाम याद रखना है कि इसको हम सीता वाद्य भी कहते हैं। पुस्तक में भी थोड़ा वो है तो उसको सही कर लीजिएगा, सीता वाद्य, ठीक है। उसके बाद भाषा प्रयोगशाला है, ऑडियो कैसेट है, ऑडियो कहा मैंने केवल, डिस्क रिकॉर्ड और टेलीफोन आदि। जो आपका पहले वाला टेलीफोन आता था ना डोरी वाला जिसमें आप केवल सुन सकते हैं, वो आजकल तो मोबाइल वगैरह आ गए हैं, तो फोन जहाँ जाता है वहाँ दिक्कत हो जाती है। अब इसके बाद में दृश्य श्रव्य साधनों में दूरदर्शन टेलीविजन है आपका, स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड मोबाइल, नाटक रंगमंच है, अभिनय है। काठपुतली को देखो मैंने काट भी रखा है कि ओरिजिनल देखा जाए तो वो दृश्य है, लेकिन कुछ लोग दृश्य श्रव्य मानते हैं। संगणक यानी कंप्यूटर हो गया, इसके अलावा सिनेमा चलचित्र हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑडियो वीडियो कैसेट, और शिक्षक भी आपका एक प्रकार का दृश्य श्रव्य साधन है। आप मुझे देख भी सकते हैं और आप मुझे सुन भी सकते हैं, तो मैं क्या हूँ? एक दृश्य श्रव्य साधन हूँ। हालांकि साधन नहीं हूँ, पर भौतिक साधन नहीं हूँ, लेकिन मानवीय संसाधन तो हूँ ना मैं। तो आप मुझे इस प्रकार मुझसे पढ़ सकते हैं। ये आपके संस्कृत शिक्षण विधियों में शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, सूचना संप्रेषण सामग्री का पाठ था। जितना एक मेहनत ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, वो प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है। आशा करता हूँ परीक्षा का सवाल आपको मिलेगा। इसके आगे के टॉपिक हम लगातार पढ़ते जाएंगे, पाठ्यपुस्तक आदि की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। और ये कोर्स आपको, ये क्लास आपको यदि वास्तव में बहुत बढ़िया लग रही हो, आपको लग रहा है कि सर वास्तव में आपने जैसे एक मूर्तिकार धीरे धीरे आपने बहुत बढ़िया मूर्ति जो बना सकता है, वैसे ही आपने इस कोर्स को गढ़ा है। मेरी मेहनत आपको इस कोर्स में, मेरी लगन, मेरी जिज्ञासा, आप लोगों के लिए समर्पण भाव, आप लोगों के लिए ईमानदारी यदि आपको झलक रही है, तो इस कोर्स को इतना फैला दो, इस क्लास को इतना फैला दो कि दुनिया में, राजस्थान और राजस्थान से बाहर हिंदुस्तान में जो शिक्षक भर्ती में टेट और टेट के समकक्ष टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में संस्कृत विषय को चुनने वाला हर कोई संस्कृत को पढ़ने वाला भारतवासी राजस्थान और राजस्थान से बाहर रामकुमार शास्त्री की संस्कृत की मेहनत को जरूर जाने।
यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारी संस्कृत सरस्वती ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से दुनिया ये जाने कि वास्तव में संस्कृत के प्रति कोई बंदा समर्पित है और वो इतनी मेहनत करता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर करे आपकी मेहनत साकार हो, आप सबकी नौकरी लगे, संस्कृत शिक्षण आपके लिए सफल हो। माँ शारदे सरस्वती की आपको कृपा मिले। संस्कृत की सेवा का संकल्प मैंने लिया है, वो संकल्प आप भी लें। छोटा सा है सपना, हर विद्यालय में शिक्षक अपना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।